अविराज आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज मैं सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं और उन प्रतिभागियों को विशेष रूप से आज की कक्षा से जोड़ना चाहूँगा जो राज्य स्तर की प्रशासनिक परीक्षाओं में एवं यूपीएससी के लिए अपने आप को मुस्तैद किए हुए हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी में आपके लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें मैं ज्योग्राफी की बात करूं अर्थात भूगोल की बात करूं तो उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे अपेक्षित होती है। सिर्फ स्टेट पीएससी की ही बात ना की जाए या फिर यूपीएससी की ही बात ना की जाए, बल्कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे अधीनस्थ परीक्षा चाहे सबऑर्डिनेट कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें ज्योग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऐसी स्थिति में कुछ मूलभूत जानकारियां बच्चों से उम्मीद की जाती है अर्थात प्रतिभागियों से उम्मीद की जाती है। उसी को आपके रखने की कड़ी में मैंने जो शीर्षक चुना है भूगोल के इस विषय से, उसमें मैंने शीर्षक चुना है भारत के भौतिक विभाजन अर्थात फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इसको मैंने आज के अध्यापन का शीर्षक चुना है। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि जितने भी जागरूक छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो आज की इस कक्षा को पूरे मनोयोग से सुनेंगे और उससे लाभ उठाएंगे। तो आज की कक्षा को मैंने भूगोल के विषय के अंतर्गत जिस हिस्से से चुना है उसमें मेरी कोशिश होगी कि पूरे संपूर्ण भारत की फिजिकल रीजन्स की भी चर्चा इसी क्रम में कर दी जाए, अर्थात पर्वतों की चर्चा हो जाए, पठारों की चर्चा हो जाए या फिर मैदानों की चर्चा हो जाए, पहाड़ियों की चर्चा हो जाए। इन सभी को आप जिस प्लेटफॉर्म में देखकर समझते हैं वो होता है फिजिकल डिवीजन। तो चलिए उसकी कड़ी में कई बिंदुवार इसके शीर्षकों उपशीर्षकों के तहत मैं इसकी व्याख्या करूंगा। तो पहले मैं आज के विषय को केंद्रित करता हूं हिमालयास अर्थात उत्तरी पर्वत के रूप में। तो आज की व्याख्या जो है मेरे कई बिंदुओं से होकर गुजरेगी। जैसे मैं पहले उत्तरी पर्वत की चर्चा करूंगा, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स की चर्चा करूंगा अर्थात उत्तरी मैदान की चर्चा करूंगा, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार जिसको पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं उसकी चर्चा होगी, रेगिस्तान की चर्चा होगी, तटीय मैदान जिसको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं इसकी चर्चा होगी, और उसके साथ साथ हमारे जो आइलैंड्स हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं उनकी चर्चा होगी। तो इन्हीं उपशीर्षकों को दृष्टिगत रखते हुए आज का व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उस कड़ी में हमारा पहला आगाज होता है उत्तरी पर्वत को समझने की कोशिश में। तो चलिए इस पहले पृष्ठ के तहत सबसे पहले मैं हिमालय को लेता हूं, अर्थात हिमालय को समझने के लिए उत्तरी जो क्षेत्र है हिमालय उत्तरी पर्वत का हिस्सा, इसे आप तीन भागों में बांटते देख सकते हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो इस पहले खंड में जिसमें आपको हिमालय की चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद हिमाचल की चर्चा होनी चाहिए और शिवालिक की चर्चा होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं यह जानने की कोशिश करते हैं कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक ये किसके हिस्से हैं। तो उत्तरी पर्वत के पहले खंड में हिमालय के ये उपविभाग माने जाते हैं, अर्थात हिमालय को पहले हिस्से से आप हिमाद्री के संदर्भ में समझेंगे, फिर हिमाचल के संदर्भ में समझेंगे, फिर शिवालिक के संदर्भ में समझेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावे पहले तो इसके और दो खंडों का भी जिक्र हो जाना चाहिए जैसे ट्रांस हिमालयास। इतना ही नहीं, पूर्वांचल की हिमालयास। तो इस तरह से तीन खंडों में हिमालय की पूरी व्याख्या पूरी हो रही है। पहले तो हिमालयास के रूप में, दूसरा ट्रांस हिमालयास के रूप में और पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में, और उसके बाद हम लोग बिंदुवार अध्ययन इनके संदर्भ में भी करेंगे। इतना ही नहीं, जब ट्रांस हिमालयास का जिक्र होगा तो हमें उनके अंतर्गत जास्कर की चर्चा करनी होगी, लद्दाख की चर्चा करनी होगी और काराकोरम की चर्चा करनी होगी। तो चलिए हम लोग इनसे बातें शुरू करते हैं। तो जहां तक हिमालय की बात है और हिमालय के अंतर्गत हिमालय की बात है हिमाद्री और हिमाचल और शिवालिक के रूप में, तो मैं बता दूं हिमाद्री को महान हिमालय भी कहते हैं, अर्थात इसे अंग्रेजी में ग्रेट हिमालयास कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट या फिर यूं कहिए कि कंचनजंगा ये इसी में है, हिमाद्री में ही है। चलिए इसी तरह से हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल हिमालय का जो हिस्सा है इसे आप मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय कह सकते हैं। और जहां तक शिवालिक की बात है तो शिवालिक के अंतर्गत
आप इसे आउटर हिमालयास या बाह्य हिमालय कहा जा सकता है। इसकी भी चौड़ाई कमोबेश 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। तो इस तरह से हमने देखा कि हिमालय की वर्गीकरण करते हुए 3 बिंदुओं से मैंने इसके प्रथम हिस्से को बताया। अब जरा ट्रांस हिमालय की बात की जाए। ट्रांस हिमालय, जिसे दूसरे शब्दों में पार हिमालय भी कहते हैं, या फिर तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, या फिर कभी कभी 33 हिमालय भी कहते हैं। तो ये जो ट्रांस हिमालयास है, इसकी चौड़ाई भी कमोबेश 40 किलोमीटर के आसपास की है और ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। तो ट्रांस हिमालयस के क्षेत्र में आप इसके अंतर्गत आप 3 पर्वत श्रृंखलाओं को या 3 पर्वत श्रेणियों को आप देख सकते हैं। पहला एक जास्कर, दूसरा लद्दाख और इसके बाद काराकोरम। ये सभी तीनों पर्वत श्रृंखलाएं जो है, पर्वत श्रेणियां जो है, ये ट्रांस हिमालयस के पार्ट हैं। तो जहां तक ट्रांस हिमालयस में जास्कर की बात है, जास्कर की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है, इसका नाम है कामेट। और कामेट पर्वत श्रृंखला या कामेट पर्वत चोटी जो है, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। इसी तरह से मैं लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख पर्वत जो चोटी है, इसकी जो पोजीशन है, ये आपको कश्मीर अर्थात जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्से में कहा जा सकता है और इसके उत्तर में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसका पीओके है। तो ये लद्दाख की पोजीशन ये हो गई। और रही बात काराकोरम, तो काराकोरम के संदर्भ में यही है कि ये सबसे उत्तर में है, अर्थात बिल्कुल टॉप में है। नॉर्थ का बिल्कुल टॉप हिस्सा जो है वो काराकोरम है। और गाडविन ऑस्टिन या फिर K2 जिसको कहते हैं, ये पर्वत चोटी यहीं अवस्थित है। तो इस तरह से इस हिमालय के परिचय के क्रम में मैंने ये बातें आपको बताई। अब रही बात पूर्वांचल हिमालय, जिसको आप नॉर्थ ईस्ट का हिमालय कह सकते हैं, अर्थात हिमालय का विस्तार का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इसे पूर्वांचल हिमालय कहा जा सकता है। और इस पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत 3 चोटियां और दिखाई देती हैं, गारो, खासी और मिश्मी या कह सकते हैं मिजो पहाड़ियां। मिश्मी पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां और मिजो पहाड़ियां, ये 3 पहाड़ियां जो है पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। तो आज मैंने अपने व्याख्यान के पहले कड़ी में हिमालयास का परिचय अर्थात उत्तरी पर्वत का परिचय आपको सांकेतिक परिचय के तर्ज पर आपको सूचनाएं आप तक पहुंचाने का कोशिश किया। इस कड़ी में अब दूसरी व्याख्या जो है, चलिए उसकी यात्रा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे पृष्ठ का हमारा जो पहला शीर्षक आ रहा है, इसे उत्तरी मैदान के नाम से जानेंगे। तो उत्तरी मैदान में आप देख रहे हैं एक सिंध का मैदान अर्थात, और एक दूसरा है गंगेटिक प्लेन और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, इसके 3 उपनाम हो सकते हैं या इसके 3 उपभेद हो सकते हैं। एक सिंध का मैदान अर्थात गंगा या यूं कहिए कि सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के द्वारा विस्तृत या बनाए गए जो विस्तृत एरियाज हैं, उसे सिंध का मैदान कहा जा सकता है। जहाँ तक गंगेटिक प्लेन की बात है, ये निक्षेपित मैदान माना जाता है, अर्थात गंगा अपने नदियों के द्वारा, गंगा अपने प्रवाह मार्ग में जिन अपने साथ लाए हुए मिट्टियों को जो विस्तारित करके जमा कर देती है, तो उससे जो निर्मित मैदान हुआ है, काफ़ी विशालकाय मैदान है ये, और इसे गंगेटिक प्लेन कहते हैं और इसे निक्षेपित मैदान की संज्ञा दी गई है। इसी तरह ब्रह्मपुत्र मैदान की बात करूं कि ब्रह्मपुत्र जो आपको पता है तिब्बत से निकल करके भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद असम के मार्ग से आगे बढ़ते हुए अपने गंतव्य को पाती है, तो उसके द्वारा निर्मित जो मैदान तैयार हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, इसे ब्रह्मपुत्र मैदान की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह से मैंने उत्तरी मैदान को आपको समझाने की कड़ी में, अर्थात भारत के भौतिक विभाजन को आप तक रखने की कड़ी में, मैंने आपको उत्तरी मैदान का परिचय कराया। चलिए इसी कड़ी में मैं आगे ले चलता हूं आपको। अर्थात अब हमारी चर्चा का केंद्रित विषय हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, जिसे हम लोग पेनिनसुलर प्लेटो भी कहते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में मैं थोड़ी सी व्याख्या बता दूं कि प्रायद्वीपीय पठार किस तरह का पठार है या इसकी लोकेशन क्या है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहा जाता है और ये बिल्कुल पैंजिया का हिस्सा माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार जो है, आप जिसे अगर मैप में देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार
ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस पूरे हिस्से को आप कह देंगे तो ये समस्त एरिया पेनिनसुलर प्लेटो के रूप में जाना जा सकता है। और ये एक अनियमित रूप से अनियमित त्रिभुजाकार आकृति मानी जाती है प्रायद्वीपीय पठार। इसके उत्तर पूर्व में अर्थात इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में इधर अब चलेंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जबकि इसके पूरब में राजमहल की पहाड़ियां हैं। अर्थात इसके पूरब का हिस्सा जो होगा वो राजमहल की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसी तरीके से इसके पश्चिम में अर्थात इसके पश्चिम के एरिया में गिर के फॉरेस्ट है अर्थात गिर की पहाड़ियां हैं। और इतना ही नहीं, और इसके बिल्कुल उत्तरी हिस्से में शिलोंग का पठार दिखाई देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार की यह अवस्थिति है। तो भारत के भौतिक विभाजन को समझने की कड़ी में प्रायद्वीपीय पठारों का भी एक समग्रता के साथ अध्ययन वांछित है। मैं इसे और बेहतर तरीके से बताने की कड़ी में बताना चाहूंगा कि पेनिनसुलर प्लेटो अर्थात मध्यवर्ती इस प्रायद्वीपीय पठार को दो उपभागों में बांटा जा सकता है, एक मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा डेक्कन प्लेटो। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि जिसे अंग्रेजी में सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, और दूसरा जो है दक्कन का पठार जिसे अंग्रेजी में डेक्कन प्लेटो कहते हैं। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि को समझने की कड़ी में पुनः इसके कुछ डिवीजन हमें आपके सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए। पहला है मालवा का पठार, उसी तरह से छोटा नागपुर का पठार, इतना ही नहीं बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, हाँ, और इसे मेघालय का पठार, ये सभी सेंट्रल हाईलैंड्स के हिस्से माने जाते हैं। और सेंट्रल हाईलैंड्स के हिस्सों के संदर्भ में आपको ये बातें आपके लिए वांछित है। जहाँ तक मालवा के पठार की मैं बात करूँ तो मालवा के पठार की चर्चा थोड़ी कर लेनी चाहिए कि मालवा का पठार वैसे तो 3 राज्यों तक विस्तृत है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। और कुल मिलाकर के यह पठार भी एक तरह से देखा जाए तो त्रिभुजाकार की आकृति का है। और इसके पूर्व में अर्थात मालवा के पठार की मैं बात करूं तो इस लोकेशन में मालवा का पठार है, और इसके पूरब में बुंदेलखंड है, और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं अर्थात पर्वत श्रृंखलाएं अरावली की है। ये नॉर्थ ईस्ट इसके उत्तर पश्चिम में, और इसकी ढाल अर्थात मालवा पठार की ढाल जो है ये उत्तर पूर्व की ओर है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश राज्य का 28% भाग तैयार करता है। और जब मालवांचल की बात की जाए तो मालवांचल के जिलों का भी ज्ञान आपके संज्ञान में होना चाहिए, जैसे भोपाल हो गया, विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, हाँ, उज्जैन हो गया, देवास हो गया, सागर हो गया, ठीक है, शाजापुर हो गया, रतलाम हो गया। ये मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख जिले हैं जो इसी मालवा के पठार के हिस्से हैं, है ना। इस पठार का निर्माण बैसाल्ट और लावा चट्टानों से हुआ है। मालवा पठार का निर्माण बैसाल्ट और लावा चट्टानों से हुआ है। वैसे इस क्षेत्र की मैं थोड़ी और बता दूं कि मालवा के पठार के कुछ पर्यटन स्थलों का भी नाम मुझे याद आ गया। तो जैसे एक सांची स्तूप है ना, सांची स्तूप जब आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो भोपाल से कुछ दूर रायसेन में सांची स्तूप है। इस तरह भीमबेटका और इतना ही बाघ की गुफाएं भी हैं, और महाकालेश्वर का जो मंदिर है, ये सभी मालवांचल के कुछ प्रमुख स्थल माने जाते हैं। तो इस तरह से मैंने मालवा के पठार का आपके साथ जिक्र किया। अब मैं बात करता हूं छोटा नागपुर के प्लेटो की बात करता हूं। तो छोटा नागपुर का जो प्लेटो है, छोटा नागपुर का प्लेटो अर्थात हमारे राज्य का छोटा नागपुर का प्लेटो, उसके बारे में आप तक पहुंचानी है। तो ये जो विस्तार है छोटा नागपुर के प्लेटो को आप 3 खंडों में देख सकते हैं, एक रांची का पठार और एक हजारीबाग का पठार, एक कोडरमा का पठार। तो ये भी काफी प्रमुख पठार है। छोटा नागपुर का प्लेटो का अपना एक महत्व है। इस तरह से मैं बात करूं तो अभी मध्यवर्ती उच्च भूमि को बताने की कड़ी में मैंने आपको यहां तक बताया। अब डेक्कन प्लेटो की बात की जाए अर्थात दक्कन के पठार की बात की जाए, तो दक्कन के पठार की बात के क्रम में आपको यह जानना जरूरी है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से हिस्से आते हैं। जैसे पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, इसी तरीके से डेक्कन के प्लेटो में आपको उड़ीसा की उच्च भूमि आ जाती है, दंडकारण्य का क्षेत्र हो जाता है, तेलंगाना का पठार हो जाता है। ये सभी डेक्कन प्लेटो का मुख्य हिस्से हैं। तो जहां तक पूर्वी घाट की बात करूं तो पूर्वी घाट, डेक्कन प्लेटो का जो पूर्वी घाट है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। भारत में पूर्वी घाट एक असंतुलित पहाड़ियों की सीमा मानी जाती है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है
उसे आप महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं। अर्थात भारत में जब पूर्वी घाट की चर्चा की जाएगी तो ये अगर भारत के मानचित्र का एक हिस्सा मान लें आप, तो ये जो पूर्वी घाट है, हमारी चर्चा इस हिस्से तक हो रही है। तो पूर्वी घाट में उड़ीसा का एक जिला है जिसे गंजम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं या फिर गजपति जिला कहते हैं। वहां पर महेंद्रगिरी नाम का एक पर्वत है जिसे आप पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। और इसका विस्तार, अर्थात पूर्वी घाट के विस्तार की मैं बात करूं, पूर्वी घाट का जो एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, वो उसका विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से लेकर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के समानांतर बहते हुए वो नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार। तो इस तरह से आपने देखा कि पूर्वी घाट का विस्तार इस इतने विस्तृत क्षेत्र पर पूर्वी घाट फैला हुआ है। अब इसे इस संदर्भ में भी देखा जाए कि पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाले जिलों की कुल संख्या क्या है। तो मैं बता दूं, इसका आगाज होता है, पूर्वी घाट का आगाज होता है पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ तक कि तमिलनाडु की बॉर्डर तक, और तमिलनाडु और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों को जोड़ लिया जाए तो आपको पूर्वी घाट का विस्तार समझ में आ जाता है। इसका निर्माण आज से कहा जाए कि 150 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना जो भूखंड था, महाद्वीप जो था, उसके टूटने से ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ। तो अभी तक मैंने पूर्वी घाट के बारे में आपको सांकेतिक परिचय दिया। यहां पर देखा जाए तो यहाँ कुछ बंदरगाह भी हैं पूर्वी घाट में, जिसको हम लोग कह सकते हैं, जैसे पारादीप जो बंदरगाह है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है जो महानदी और कृष्णा नदी या बंगाल की खाड़ी के संगम, महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम के बीच में है। तो इस तरह से पूर्वी घाट के कुछ प्रमुख बातों को मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की। अब मैं आपको ले चलता हूं थोड़ी सी पश्चिमी घाट की तरफ, अर्थात वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट की जब बात की जाएगी तो हमारे जिक्र का हिस्सा ये हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट की व्याख्या में बता दूं, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर पश्चिमी घाट की लंबाई है। और यह क्षेत्र जो है, ये जो पट्टी जो है, ये जैव विविधता के लिए, अर्थात बायोडाइवर्सिटी के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। यूं कहा जाए कि विश्व में अगर जैव विविधता की बात की जाए तो विश्व में 8वां स्थान हमारे देश का पश्चिमी घाट रखता है। तो अभी जो चर्चा हो रही है भारत के भौतिक विभाजन को बात करने के क्रम में कुछ प्रमुख बातों को मैं आप तक साझा कर रहा हूं जो परीक्षा उपयोगी हो सकता है। वर्ष 2012 ईस्वी में हमारे पश्चिमी घाट का वेस्टर्न जो घाट है, इसको यूनेस्को ने अपनी वैश्विक धरोहर की सूची में दर्ज कराया था। और यहीं पर 3 प्रमुख घाट हैं, एक थाल घाट, भोर घाट और एक पाल घाट। तो दक्षिणी हिस्सों में 3 प्रमुख घाट हैं, जिसको आप कह सकते हैं। थाल घाट जो है सो मुंबई को आगरा से जोड़ने वाला राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक भोर घाट की बात है तो ये मुंबई पुणे मार्ग है, और जहाँ तक पाल घाट की बात है ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो मैंने भारत के कुछ भौतिक विभाजन को व्याख्या के क्रम में मैंने इतनी बातें आप तक साझा किया। चलिए कुछ बातें हम लोग आगे की ओर करते हैं, अर्थात अब हम लोग कोस्टल प्लेन की चर्चा करते हैं, अर्थात पूर्वी तट और पश्चिमी तट की चर्चा करते हैं। तो भारत का ये कोस्टल प्लेन जो है, इसके अंतर्गत आपको बताना चाहूंगा कि कोस्टल प्लेन जो है भारत का, इसमें पश्चिमी तट की चर्चा पहले कर ली जाए। भारत का जो पश्चिमी तट है उसकी चर्चा कर ली जाए। तो भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका विस्तार, अर्थात पुनः मैं भारत के मानचित्र से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन्स की जो चर्चा हो रही है, तो पहले पश्चिमी तटीय कोस्टल प्लेन की बात में कर लूँ। पश्चिमी तटीय प्लेन ये पूरब का हिस्सा हो गया और ये पश्चिमी हो गया, पश्चिमी तटीय प्लेन। और ये पूर्वी तटीय प्लेन है, ये पश्चिमी तटीय प्लेन। तो पश्चिमी तटीय प्लेन से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा मैं, जो इसका प्रमुख हिस्सा है कोस्टल प्लेन्स का, जिसे ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं, और एक है वेस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट में बहने वाली जो यहाँ से 3 नदियों का जिक्र हो रहा है, अर्थात महानदी, कृष्णा और कावेरी,
जबकि पश्चिमी तट से नर्मदा और ताप्ती नदी का संदर्भ है। तो जहां तक मैं बात करूंगा पश्चिमी तट से, पहले बातें शुरू कर दूं। यहां से मुझे यह बताने की आवश्यकता है कि पश्चिमी तट पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से, अर्थात पश्चिम कच्छ की खाड़ी से लेकर के कुमारी अंतरिप तक, तो यहाँ अगर गल्फ ऑफ कच्छ है यहाँ से, तो गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर यहाँ कुमारी अंतरिप तक कच्छ की पश्चिमी तट का विस्तार है। और इसके अंतर्गत जो दूसरे तटीय मैदानों का जिक्र होना चाहिए, उसमें पहला है कच्छ का प्रायद्वीपीय मैदान, दूसरा गुजरात का मैदान, तीसरा कोंकण तट, और एक मालाबार तट, और एक पांचवा जो है जिसे आप दक्षिण तटीय मैदान कह सकते। तो कोंकण तट की बात मैं करूं, कच्छ प्रायद्वीपीय क्षेत्र मैदान की, ये वाला क्षेत्र कच्छ प्रायद्वीपीय मैदान है। उसके ठीक बाद गुजरात का मैदान है। गुजरात का मैदान जो है ये तटीय मैदानों के तर्ज पर जाना जाता है, जिसे जो कच्छ और सौराष्ट्र के पूरब में स्थित है। इसी तरह कोंकण तट की बात करूं तो दमन से लेकर गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत फैला हुआ यह मैदान कोंकण मैदान के नाम से जाना जाता है। जहां तक मालाबार तट की बात है, तो मालाबार तट गोवा से लेकर के मैंगलोर तक विस्तृत है। इसी तरह दक्षिणी तटीय मैदान की बात करूं तो दक्षिणी तटीय मैदान का विस्तार जो है, जिसे केरल का तटीय मैदान भी कहते हैं, और इसका विस्तार गोवा से लेकर के मैंगलोर तक है। गोवा से लेकर मैंगलोर तक है। चलिए थोड़ी सी चर्चा पूरब के पूर्वी तटीय मैदान की कर ली जाए, अर्थात इस पूर्वी तटीय मैदान की चर्चा कर ली जाए। तो पूर्वी तटीय मैदान को भी पुनः अपनी सुविधानुसार मैं 3 भागों में बांटता हूँ। पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटता हूँ। पहला हो गया उत्कल का मैदान, दूसरा हो गया आंध्र का मैदान, और तीसरा हो गया तमिलनाडु का मैदान। तो पहला हो गया उत्कल का मैदान, दूसरा हो गया आंध्रा का मैदान, और तीसरा हो गया टीएन अर्थात तमिलनाडु का मैदान। तो समस्त पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, उत्कल का मैदान, आंध्रा का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। जहां तक उत्कल के मैदान की बात है, इसका विस्तार उड़ीसा के तट के सहारे 400 किलोमीटर तक विस्तृत जो मैदानी क्षेत्र है, इसे उत्कल का मैदान की संज्ञा दी गई है। इसी तरह से आंध्र के मैदान की बात करूं तो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का जो डेल्टा, जहां ये दोनों नदियां डेल्टा बनाती हैं, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे आप आंध्र का मैदान का नाम दे सकते हैं, है ना। और इसी आंध्र के मैदान के पास ही विशाखापत्तनम नाम का एक बंदरगाह है। इसी तरह से आगे मैं बढ़ूं तो तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्र की तटीय कोस्टल मैदान की बात की जाए तो तमिलनाडु और पुडुचेरी का जो तटीय क्षेत्र है उसे आप तमिलनाडु का मैदान कह सकते हैं, जिसका विस्तार चेन्नई के उत्तर से लेकर के पुलिकट झील के पास, अर्थात पुलिकट झील जो चेन्नई के उत्तर में है, वहां पर से लेकर के दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक, जिसकी लंबाई 675 किलोमीटर है। अर्थात तमिलनाडु के मैदान की लंबाई कितनी हो गई? 675 किलोमीटर। तो अभी तक हमने आपको भारत के भौतिक विभाजन को रखने की कड़ी में हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से भारत का जो विभाजन है, क्षेत्रीय विभाजन जो है, भौतिक विभाजन जो है, ये आपके ज्योग्राफी के सूचनाओं से आपको कैसे पूरी तरह से इनरिच करता है। अगले हिस्से में मैं आपकी व्याख्या में द्वीप समूहों का जिक्र करूंगा। तो द्वीप समूह, जिसे अंग्रेजी में आइलैंड्स कहते हैं, इसके अंतर्गत भारत के इस अंतिम भौतिक विभाजन के अंतिम कड़ी में अंडमान का जिक्र होता है और एक लक्षद्वीप का होता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे आप जानते हैं भारत के पूरब में है, अर्थात अगर भारत के मानचित्र बनाई जाए तो इस तरह से अंडमान का लोकेशन है। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इस तरह से, और इधर लक्षद्वीप है। तो जहां तक लक्षद्वीप की बात है, इसे प्रवाल द्वीप समूह कहते हैं, अर्थात ये मूंगा निर्मित द्वीप समूह माना जाता है ना। और इसमें भी कुल मिलाकर सबसे ज्यादा द्वीप समूह देखे जाए तो इधर अगर अरेबियन सी है, अरेबियन सी के, और इधर अगर बे ऑफ बंगाल है, तो सबसे ज्यादा द्वीप समूह आपको यहीं मिलेंगे। भारत में अगर देखा जाए तो कुल 247 द्वीप समूह है, जिसमें 204 या 206
द्वीप समूह अकेले और अकेले बे ऑफ बंगाल में है या फिर हिंद महासागर के सीमा से जुड़े हुए हैं, जबकि अरब सागर में शेष द्वीप समूह है। तो जहां तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात है, आपको मैं बताऊं कि इसकी राजधानी जो सो पोर्ट ब्लेयर है। आपको पोर्ट ब्लेयर के पास ही 2 एक्टिव वोल्केनोस है अर्थात ज्वालामुखी है। एक बैरन आइलैंड्स है जिसको आप जानते ही हैं, और एक धुलियार है। इतना ही नहीं, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है सैंडल पीक। तो सैंडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। और लक्षद्वीप के बारे में मैंने बताया, ये प्रवाल द्वीप समूह माना जाता है अर्थात भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो अरेबियन सी है वहाँ लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो आज के इस क्लास को मैंने भारत के भौतिक विभाजन के तहत रखते हुए उन छात्रों तक पहुंचने की कोशिश की जिन्होंने परीक्षा के लिए ज्योग्राफी विषय को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया हो। ये जानकारियां उन सभी परीक्षार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी जो प्रशासनिक परीक्षाओं के अतिरिक्त कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और जिन्हें प्राथमिक जानकारियों का एक सिलसिलेवार अध्ययन की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में यदि मेरे इस फ्लो चार्ट के माध्यम से सारी सूचनाओं को विधिवत आप संग्रह करते हैं और उससे संबंधित जानकारियों का MCQ बनाते हैं, तो तय मानिए कि इस हिस्से से अकेले 10 या 8 या 10 प्रश्न पूरे के पूरे इर्द गिर्द आपको परीक्षा में पूरी तरह से सफलता दिलाएगी। तो हमारे संस्थान की ओर से अर्थात अविराज IAS एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म की ओर से उन सभी छात्र छात्राओं को जो सिविल सेवा की तैयारी के साथ साथ अन्य दूसरी परीक्षाओं में अपने आप को मुस्तैद करके रखे हुए हैं, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे संस्थान में आए और अपने आप को नामांकन करवाएं और इस परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की दोनों जो सुविधाएं हमारे संस्थान की ओर से दी जा रही है उसका वो लाभ उठाएं। निसंदेह मैं और मेरे साथी शिक्षकों के द्वारा संबंधित विषयों के विशेषज्ञों के द्वारा पूरी सिलेबस को बिंदुवार अध्ययन करने और उसको रखने की पूरी तैयारी कर दी गई है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझते हुए संस्थान पर आकर के अपनी जानकारियों को और ज़्यादा समृद्ध बनाएंगे और सूचनाओं को लेकर के अपना पढ़ाई को लेकर के पूरी गंभीरता दिखाएंगे। आज के इस क्लास में मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से भारत के भौतिक विभाजन को रखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि मेरा यह व्याख्यान आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का मेरा व्याख्यान पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। बहुत जल्दी मैं दूसरे लेक्चर के साथ मैं आपके उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।